हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में ज़ीरोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्लांट एडोप्टेशन का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में चर्चा करी थी और आज हम ज़ीरोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ज़ीरोफाइट्स। जल की कमी वाले आवास में विकसित होने वाले प्लांट्स ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। यानी ऐसे आवास जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर ज़ीरोफाइट उगते हैं। रेतीली मिट्टी में, चट्टानों आदि पर विकसित होते हैं ये ज़ीरोफाइट। सिम्पर ने इन ज़ीरोफाइट्स को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया। इनमें से पहला है सेमोफाइट्स, सैक्रोफाइट्स, लिथोफाइट्स, ऑक्जिलोफाइट्स इत्यादि हैं। तो सबसे पहले हम सेमोफाइट्स के बारे में देखेंगे। तो ऐसे ज़ीरोफाइट्स जो कि रेतीली भूमि या बालू मृदा में विकसित होते हैं सेमोफाइट्स कहलाते हैं। और इसका दूसरा प्रकार है सैक्रोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जो कि कम टेम्परेचर वाले आवास में विकसित होते हैं सैक्रोफाइट्स कहलाते हैं। इसका तीसरा प्रकार है लिथोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जो कि चट्टानों की सतह के ऊपर विकसित होते हैं लिथोफाइट्स कहलाते हैं। और चौथा है ऑक्जिलोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जो कि अम्लीय मृदा में अथवा कम पीएच वाले आवास में विकसित होते हैं ऑक्जिलोफाइट्स कहलाते हैं। इसका पांचवा प्रकार है हेलोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जो कि लवणीय मृदा में विकसित होते हैं हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ये जितने भी हैं ये सभी जल की कमी वाले स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। इसका इन्हें ज़ीरोफाइट के अंतर्गत रखा गया है। पर्ण के आधार पर ज़ीरोफाइट के प्रकार निम्न प्रकार हैं। तो पर्ण के आधार पर ज़ीरोफाइट्स को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला छोटी पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स, बड़ी पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स, मांसल पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स, कुंडलित पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स और कठोर पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स। ये सभी ज़ीरोफाइट्स के प्रकार हैं, लेकिन किसके आधार पर है? पर्ण के आधार पर हैं। तो इनमें से पहले देखेंगे हम छोटी पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनमें उपस्थित पर्ण आकार में छोटी होती है अथवा कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो छोटी पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। इसका उदाहरण है ओपनसिया, जैसे हम नागफनी भी कहते हैं। दूसरा नंबर का है बड़ी पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनमें उपस्थित पर्ण आकार में बड़ी होती है बड़ी पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस। आपने आँख का पेड़ देखा होगा, आंकड़ा जिसे भी हम कहते हैं। और इसका तीसरा है मांसल पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनकी पर्ण मांसल होती है मांसल पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। इसका उदाहरण है एलोवेरा और ब्रायोफिल्म। आपने एलोवेरा का पादप देखा होगा जिसकी पर्ण बहुत अधिक मांसल होती है। और इसका चौथा प्रकार है कुंडलित पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनकी लीव्स जल की कमी होते ही कुंडलित हो जाती है कुंडलित पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। पर्ण के कुंडलित होने से इसमें ट्रांसपीरेशन में कमी आ जाती है और ये इसका एक एडेप्टेशन है। और इसका उदाहरण है हेमोफिल्ला और पोलिटेरा। चौथा इसका पांचवा प्रकार है कठोर पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनमें उपस्थित पर्ण कठोर होती है कठोर पर्णयुक्त ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। इनकी पर्ण की ऊपरी सतह चमकीली होती है। इस कारण यह स्वयं पर पड़ने वाले अधिकांश सनलाइट को परावर्तित कर देती है। इस कारण प्लांट के टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हो पाती और ट्रांसपीरेशन नियंत्रित हो जाता है। और इसका उदाहरण है नेरियम। अब हम इसके अंदर ही एक अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम सीरियम भी कहते हैं, शुष्कता। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे प्लांट को किसी भी कारण से यदि जल की कमी हो जाती है तो इसे शुष्कता कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्लांट्स को यदि किसी भी कारण कोई भी कारण हो, यदि वो नेचुरली हो या फिर किसी मनुष्य के द्वारा किया गया हो, उसके कारण से उसे जल की कमी हो जाती है तो उसे शुष्कता कहा जाता है। यदि मृदा में जल की कमी होती है अथवा जड़ें जल का अवशोषण नहीं कर पाती, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। या तो मृदा में जल ही ना हो या फिर मृदा में जल तो हो लेकिन वो जल अवशोषण नहीं कर पाती है, या प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन रेट अधिक हो जाती है या फिर ट्रांसपीरेशन जल को अधिक बाहर त्याग देता है, तो प्लांट्स में शुष्कता उत्पन्न हो जाती है, यानी प्लांट्स में जल की कमी हो जाती है।
तो जीरिज्म को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका पहला भाग है फिजिकल जीरिज्म और दूसरा है फिजियोलॉजिकल जीरिज्म। फिजिकल जीरिज्म है यदि मृदा में भौतिक रूप से जल की कमी हो जाती है तो इसे फिजिकल जीरिज्म कहा जाता है। जल की कमी के कारण मृदा भुरभुरी हो जाती है और इसकी जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है। तो यह है एक तो पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार क्या है, फिजियोलॉजिकल जीरिज्म। यदि मृदा में जल उपस्थित है लेकिन वह प्लांट की जड़ों के द्वारा अवशोषित योग्य नहीं है, अवशोषण योग्य नहीं है, तो इस प्रकार के जीरिज्म को फिजियोलॉजिकल जीरिज्म कहा जाता है। यदि प्लांट, इसका उदाहरण है, यदि प्लांट लवणीय मृदा में या लवणीय दलदल में पाए जाते हैं तो दलदल के जल में उपस्थित घुलनशील लवणों की अधिकता होती है, इसलिए प्लांट्स की रूट इन्हें अवशोषित नहीं करती है और फिजियोलॉजिकल जीरिज्म उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखेंगे प्लांट एडोप्टेशन इन जीरोफाइट्स। अब हम इन जीरोफाइट्स में इनके अनुकरणों को देखेंगे, पादप अनुकरणों को देखेंगे। तो इसके हम एक कॉमन लाइन लिख सकते हैं। जीरोफाइट्स में पाए जाने वाले प्लांट एडोप्टेशन को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हम मॉर्फोलॉजिकल देखेंगे, दूसरा फिजिकल देखेंगे और जो तीसरा है वो हम एनाटॉमिकल एडोप्टेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल प्लांट एडोप्टेशन। यह रूट्स में देखेंगे, लीफ में देखेंगे, स्टेम में देखेंगे और इन्फ्लोरेसेंस से सीड इत्यादि में देखेंगे। तो प्लांट्स की आउटर स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले एडोप्टेशन को, प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले एडोप्टेशन को मॉर्फोलॉजिकल एडोप्टेशन कहा जाता है। जीरोफाइट्स में निम्न मॉर्फोलॉजिकल एडोप्टेशन पाए जाते हैं। इसमें पहला क्या है, रूट्स। जीरोफाइट्स की रूट्स में निम्न मॉर्फोलॉजिकल एडोप्टेशन पाए जाते हैं। इनकी रूट्स विकसित प्रकार की होती है। विकसित प्रकार की होने का क्या कारण है, क्योंकि एक तो जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर ये पादप पाए जा रहे हैं और इन्हें जल बहुत ही गहराई से खींचना पड़ता है, ऐसे कारण रूट का विकसित होना स्वाभाविक है। इन रूट्स पर रूट्स हेयर भी पाए जाएंगे तथा रूट कैप भी पाए जाएंगे, क्योंकि ये विकसित है और विकसित रूट में रूट हेयर तथा रूट कैप पाए जाते हैं। कुछ जीरोफाइट्स की रूट अधिक लंबी होती है और यह मृदा में गहराई तक स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि इन्हें जल बहुत अधिक गहराई से खींचना पड़ता है, इसके कारण यह गहराई तक चली जाती है। जैसे अकेसिया जो बबूल का पेड़ होता है उसकी जड़ें भी बहुत अधिक गहराई तक जाती है, तथा टैमेरिक्स में रूट्स 30 मीटर तक लंबी हो जाती है। कुछ जीरोफाइट्स में रूट्स भोजन का संग्रहण भी कर लेती है करके ट्यूमरस हो जाती है, यानी उनमें फूल जाती है। इन्हें ही ट्यूमरस रूट कहा जाता है, जैसे एस्पारेगस में होता है। अब इसमें लिथोफाइट्स में जो कि चट्टानें होती है में रूट्स गहराई तक स्थानांतरित नहीं होती, क्योंकि चट्टानों में गहराई तक कैसे जाएगी, इसलिए गहराई में नहीं जाती है। यह चट्टानों की सतह पर ही फैल कर रह जाती है तथा जल का अवशोषण की क्रिया संपन्न करती है। वर्षा के जल को संग्रहित करती है। यह चट्टानों की दरारों में प्रवेश करेगी और उन्हें तोड़ देती है। तो जैसे चट्टानों में थोड़ी बहुत दरार होती है तो यह उन्हें तोड़ने उनमें घुस जाती है और वहाँ पर फैलकर उन चट्टानों को तोड़ देती है, जिसके कारण यह चट्टानें कई खंडों में टूट जाती है। और इस चट्टानों पर पाए जाने वाला एक पादप का नाम है पिक्सिया। अब हम इसके स्टेम के बारे में देखेंगे। स्टेम में कौन कौन से एडोप्टेशन होते हैं। तो जीरोफाइट्स के स्टेम में निम्न प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल एडोप्टेशन पाए जाते हैं। इसमें निम्न प्रकार के एडोप्टेशन देखेंगे हम। कुछ जीरोफाइट्स में पर्ण सुई के आकार की हो जाती है। इस स्थिति में इनका स्टेम मांसल तथा हरा हो जाता है और यह फोटोसिंथेसिस संपन्न करता है। ऐसे स्टेम को फाइलोक्लेड पर्णाभ तना कहा जाता है, यानी ऐसा तना जो कि फोटोसिंथेसिस संपन्न करता है उसे पर्णाभ तना कहा जाता है, और इसका उदाहरण है ओपनसिया नागफनी। कुछ जीरोफाइट्स में का तना जो होता है बहुशाखित रोम से ढका हुआ होता है, जिसके कारण ट्रांसपीरेशन नियंत्रित करने का कार्य करता है और ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। जैसे कैलोट्रॉपिस देखा हुआ आंकड़े में आपने, उसके तने के चारों तरफ बहुत अधिक रोम पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय रोम होते हैं, क्योंकि यदि एक कोशिकीय रोम होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, और बहुकोशिकीय रोम है इसलिए हमें आसानी से दिखाई भी दे देते हैं और महसूस हो जाते हैं, और ये ट्रांसपीरेशन को नियंत्रित करते हैं और साथ ही सुरक्षा कार्य भी करते हैं। कुछ जीरोफाइट्स में स्टेम हासित प्रकृति का होता है,
जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा में स्टेम बहुत ही छोटा पाया जाता है और जो हमें मांसल पर जो भाग दिखाई देता है वो उसकी क्या होती है, लीफ होती है। कुछ जीरोफाइट्स में पर्ण ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही झड़ जाती है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है पर्ण झड़ जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु में यदि पर्ण ही नहीं होगी तो वह ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा। इस कारण ग्रीष्म ऋतु आने से पहले ही या फिर ग्रीष्म ऋतु आने के प्रारंभ में ही वह झड़ जाती है। इससे कुछ छोटी कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती है और इसके स्थान पर क्या पाई जाती है, छोटी कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती है जिनमें केवल एक ही इंटरनोड उपस्थित होती है। यह शाखाएं ग्रीन कलर की होकर फोटोसिंथेसिस संपन्न करती है। ग्रीन कलर का हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होगा, जिसके कारण वहाँ पर फोटोसिंथेसिस संपन्न होगा और वह प्लांट के लिए भोजन बना देगी। इसके कारण में ट्रांसपिरेशन की दर भी कम हो जाएगी और पादप शुष्कता से बच जाएगा। इन शाखाओं को क्लेडोइड कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसका, एस्पारेगस। अधिकांश जीरोफाइट्स में तना काष्ठीय प्रकृति का हो जाता है। यह भी इसका एक एडोप्टेशन है। अब हम इसके तीसरे प्रकार का देखेंगे, लीफ। जीरोफाइट्स की लीफ में निम्न मॉर्फोलॉजिकल एडोप्टेशन पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन जो बबूल होता है उसमें कंपाउंड पिन्नेट प्रकार की लीफ पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही लीफ में उपस्थित लीफलेट झड़ जाते हैं। इस समय पर्णग्रंथ मांसल होकर आकार में वृद्धि कर लेता है। जो उसका पर्णग्रंथ होता है वो मांसल हो जाएगा और अपने आकार में वृद्धि कर लेगा। लीफलेट तो झड़ी गई और यह ग्रीन कलर का हो जाता है। अब ग्रीन कलर का हो गया तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा और यह फोटोसिंथेसिस संपन्न करता है। इसे पर्णग्रंथ को फाइलोक्लेड कहा जाता है। कुछ जीरोफाइट्स में ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही पर्ण झड़ जाती है और इसमें उपस्थित कांटे हरे होकर फोटोसिंथेसिस संपन्न करते हैं। तो ये इनका एक प्रकार का एडोप्टेशन है जिसके कारण यह शुष्क होने से बच जाते हैं। और इसका उदाहरण है केपेरिस। इसका नेक्स्ट एडोप्टेशन है, कुछ मोनोकोट जीरोफाइट्स प्लांट्स में ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी होने पर पर्ण कुंडलित हो जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन में कमी आ जाती है। अब पर्ण कुंडलित हो गई, उसके जो स्टोमेटा थे वो ढक गए। अब वो स्टोमेटा ढक गए तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और ट्रांसपिरेशन में कमी आ जाती है क्योंकि उसके दूसरे सरफेस पर तो होते हैं स्टोमेटा। इस कारण ट्रांसपिरेशन में कमी आ जाती है। इसका उदाहरण है हेमोफिला और पोवालेटेरा। कुछ जीरोफाइट्स में पर्ण आकार में बड़ी होती है, कठोर प्रकृति की होती है तथा मांसल प्रकृति की होती है। जैसा एलोवेरा देखा होगा आपने, उसकी जो पर्ण होती है बहुत अधिक मांसल होती है, कठोर भी होती है और आकार में बड़ी होती है। ये भी पर्ण का एक एडेप्टेशन है। कुछ जीरोफाइट्स की पर्ण की ऊपरी सतह चमकीली प्रकृति की होती है। चमकीली होगी तो वह आने वाले प्रकाश को लौटा देगी, जिसके कारण उसमें ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाएगी, जिसके कारण स्टेम पर पड़ने वाला अधिकांश सनलाइट जो होती है परावर्तित हो जाती है और ये होता है नीरियम में। अब यहाँ पर कुछ फोटो बनाए गए हैं जो कि ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन बबूल का है। इसमें क्या है, फाइलोक्लेड है। इसका जो ये पर्णवृंत है यह फूल जाता है और ये क्या है, एस्पारेगस का है, जिसमें ये कांटे हैं, पर्णवृंत हैं और ये क्या है, ओपनसिया, इसमें कांटे हैं और जिसे फाइलोक्लेड कहते हैं। ये एलोवेरा है जिसमें बहुत अधिक मांसल मोटी पर्ण पाई जाती है और ये कैपेरिस है और ये जिजीपस है जिसे हम बेर भी कहते हैं। और हम देखेंगे फ्रूट एंड सीड में, तो जीरोफाइट्स में उपस्थित सीड आकार में छोटे होते हैं और इनके चारों ओर पाया जाने वाला सीड कोट कठोर तथा मोटा प्रकृति का मोटा होता है। इन सीड्स में विंग या बहुकोशिकीय रोम भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। विंग्स तो होते नहीं है लेकिन विंग्स के समान संरचना होती है, जिसके कारण थोड़ी सी भी हवा चलती है तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बहुकोशिकीय रोम होते हैं, यह भी इसके प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। सीड कोट कठोर होता है जिसके कारण ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, तो यह भी इसके सीड के एडोप्टेशन है। जीरोफाइट्स में उपस्थित सीड अधिक टेम्परेचर को सरलता से सह लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत अधिक मोटा सीड कोट पाया जाता है। जीरोफाइट्स में पाए जाने वाली फ्रूट की पेरिकार्प मांसल प्रकृति की नहीं होती है। यह
फ्रूट कठोर तथा शुष्क होते हैं। पेरिग्राफ मांसल नहीं होती है, इसी कारण इन्हें अन्य कोई जानवर आसानी से नहीं खाता है। तो ये थे इसके मॉर्फोलॉजिकल एडोप्टेशन। अब हम देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल एडोप्टेशन। तो जीरोफाइट्स में निम्न फिजियोलॉजिकल एडोप्टेशन पाए जाते हैं। ये इसकी कॉमन लाइन हम सभी जगह लिख सकते हैं। इन प्लांट्स में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी क्या होती है कि किसी पादप संरचना में यदि दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो उसमें क्रेंज एनाटोमी होती है। एक तो बंडल सीट में होती है और दूसरा उसके बंडल सीट के चारों तरफ होती है। क्रेंज एनाटोमी में मेसोफिल तथा बंडल सीट में अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन पादपों में सी कैम साइकिल संपन्न होती है, जिसमें रात्रि के समय स्टोमेटा अर्धखुली अवस्था में रहते हैं और CO2 का अवशोषण करते हैं। इसका उदाहरण है ओपनसिया। इन प्लांट्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा गर्त में धसी हुई अवस्था में रहते हैं। इन्हें सनकन स्टोमेटा कहते हैं। यानी ऐसे स्टोमेटा जो कि गर्त में धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें सनकन स्टोमेटा कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नियंत्रित रहता है। इन प्लांट्स में प्रोलाइन एमिनो एसिड अधिकता से पाया जाता है। यह विषम परिस्थिति में इन प्लांट्स को जीवित रखने का कार्य करता है। ये जो प्रोलाइन एमिनो एसिड होता है ये विषम परिस्थितियों में प्लांट्स को जीवित रखने का कार्य करता है। ये इनका एक एडोप्टेशन है, फिजिकल है, प्लांट के अंदर पाया जा रहा है, इसका ऐसे फिजियोलॉजिकल एडोप्टेशन कहते हैं। इन प्लांट्स में पॉलीसेकेराइड तथा पेंटोजन शुगर अधिकता से पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के कंपाउंड से क्रिया करके जल संग्रहणकारी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इन कंपाउंड की उपस्थिति के कारण कुछ पादपों में मांसलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और ये जल संग्रहण करने लगते हैं, जैसे कि एलोवेरा तथा ओपनसिया में। अब हम इसके नेक्स्ट एडोप्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन प्लांट्स में पेरोक्साइडेट एंजाइम तथा कैटेलेज एंजाइम अधिकता से पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विषम परिस्थितियों को सरलता से सह लेते हैं। और नेक्स्ट है, इस प्लांट्स में स्टार्च का विघटन अधिक मात्रा में होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज इन्हें विषम परिस्थितियों में जीवित रखता है। इन प्लांट्स के सीड में सीड डोरमेंसी पाई जाती है, यानी बीज प्रसुप्ति पाई जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं। और जब बीजों को अनुकूलतम परिस्थितियाँ नहीं मिलती है तो वह जर्मिनेट नहीं होते हैं, इसे ही सीड डोरमेंसी कहते हैं। इनकी बाह्य सतह पर ग्रोथ इनहिबिटर पाए जाते हैं, यानी उसकी वृद्धि को संदमित करने वाले पाए जाते हैं। जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। यह ग्रोथ इनहिबिटर वर्षा के जल के द्वारा बीजों की सतह से पृथक हो जाते हैं। जैसे ही वर्षा होती है तो यह ग्रोथ इनहिबिटर उन सीड से पृथक हो जाते हैं जल के द्वारा, इसलिए यह सीड वर्षा ऋतु में ही जर्मिनेट होते हैं। इन प्लांट्स में फ्लावर का निर्माण वर्षा ऋतु में ही होता है और इनमें फर्टिलाइजेशन भी वर्षा ऋतु में ही संपन्न हो जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इन्हें पर्याप्त जल मिल जाता है अपनी लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए। इसके लिए इनमें जो फ्लावर का निर्माण होता है ये वर्षा ऋतु में ही होता है। इन प्लांट्स की लीव्स में इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जो स्टोमेटा होते हैं वो मेसोफाइट के समान ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीव्स का जो पर्णफलक होता है ये छोटा होता है। इस कारण स्टोमेटा की संख्या कम हो जाती है और स्टोमेटा की संख्या कम होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपीरेशन की दर भी नियंत्रित रहती है। इन प्लांट्स के जल अवशोषण तथा रसारोहण की क्रिया विकसित अवस्था में पाई जाती है। तो पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी जड़ें बहुत अधिक गहराई तक जाती है और इन्हें जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण इनका जो जड़ तंत्र होता है वह रूट सिस्टम होता है वह बहुत अधिक विकसित अवस्था में पाया जाता है। इस कारण के अवशोषण रसारोहण की क्रिया भी विकसित होती है। इन प्लांट्स की सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है, इसलिए इनमें विल्टिंग की क्रिया नहीं होती है। विल्टिंग क्या होता है, मुरझाने की क्रिया होती है। यदि इन्हें अपने स्थान से उखाड़ दिया जाए तो ये जल्द शीघ्र ही नहीं सूखते हैं और इसे हम एक जगह से हटाकर दूसरी जगह आसानी से लगा सकते हैं। इन प्लांट्स की सेल का DPD सदैव अधिक होता है। यह प्लांट्स मिट्टी में जल न्यूनतम मात्रा होने पर भी फोटोसिंथेसिस संपन्न कर लेते हैं। जब मृदा में जल की न्यूनतम मात्रा होती है तो तब भी ये फोटोसिंथेसिस संपन्न कर लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जल महत्वपूर्ण होता है। एनाटॉमिकल एडोप्टेशन देखेंगे हम।
ये तो थे हमारे फिजियोलॉजिकल एडोप्टेशन। अब हम देखेंगे एनाटॉमिकल एडोप्टेशन। तो प्लांट की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले एडोप्टेशन को एनाटॉमिकल एडोप्टेशन कहा जाता है। तो जीरोफाइट्स में यह एडोप्टेशन निम्न हैं। तो पहला है, इन प्लांट्स की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। जो क्यूटिकल होती है यह एपिडर्मिस की बाह्य सतह पर पाई जाती है, जो कि वैक्स की बनी होती है, और मोटा आवरण पाया जा रहा है, इसके कारण में ट्रांसपीरेशन कंट्रोल रहता है। तो क्यूटिकल के ऊपर वैक्स की मोटी परत पाई जाती है जो ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे कि एपिडर्मिस सुरक्षा का कार्य करेगी। एपिडर्मिस की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इन प्लांट्स में एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है जो भी सुरक्षा का कार्य करती है। यह स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। जैसे कैजुराइना के स्टेम में उभार क्षेत्र में हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है। ये कैजुराइना का स्टेम है, इसमें ये जो स्टेम की जो टीएस है इसमें ये उभार क्षेत्र दिखाई देते हैं। ये किसकी बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, और इसमें हाइपोडर्मिस भी उपस्थित होती है। तो ये जो इसमें जो हाइपोडर्मिस है यह जो दिखाई दे रही है ये एपिडर्मिस के बाहर, मतलब एपिडर्मिस के अंदर यह इसकी हाइपोडर्मिस है, और इसके बाद ये कोर्टेक्स क्षेत्र आ जाता है। इन प्लांट्स के तने में उभार तथा गर्त पाए जाते हैं। गर्त क्षेत्र में सनकन स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, जिसके चारों तरफ मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं। हेयर ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसका उदाहरण है कैजुराइना स्टेम। इसके स्टेम में सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार के पाए जाते हैं। अभी देखिए इसमें जो इसका स्टेम है इसमें गर्त में पाए जा रहे हैं। ये एपिडर्मिस तो यहीं रह गई और इसके गर्त में यहाँ पर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार के स्टोमेटा हैं? सनकन स्टोमेटा। इसमें रूट ये हेयर भी पाए जाते हैं जो इसके ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं। कुछ प्लांट्स की लीव्स में अपर एपिडर्मिस कई लेयर की होती है, जैसे नीरियम में। जो नीरियम की जो लीव्स होती है, ये जो नीरियम की लीफ है इसमें जो अपर एपिडर्मिस है ये कई लेयर की बनी होती है। कई लेयर मोटी होती है। उदाहरण है इसका नीरियम। इन प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे कैजुराइना के स्टेम में कोर्टेक्स क्षेत्र में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। यह कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। इन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है, जिसमें सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में अधिक होता है। जो सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में अधिक होता है। सेकेंडरी जाइलम का निर्माण अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें जो जाइलम होता है वह जल को नीचे जड़ से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके कारण ये सेकेंडरी जो जाइलम होता है वो बहुत अधिक विकसित होता है और इसका निर्माण भी अधिक होता है फ्लोएम की तुलना में। बहुवर्षीय पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप मोटी छाल का निर्माण होता है, तो इन्हें अधिक टेम्परेचर में सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका नेक्स्ट है, सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप बहुवर्षीय पादपों में एनुअल रिंग का निर्माण होता है, जो वार्षिक वलय होती है, इनमें इसका निर्माण होता है, जिसके कारण इनकी आयु का पता भी लगाया जा सकता है। जीरोफाइट्स की सेल्स में रेजिन तथा टेनिन का अधिक मात्रा में संग्रहण होता है। कुछ प्लांट्स में लेटेक्स भी पाया जाता है। यह लेटेक्स प्लांट के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। कुछ मोनोकोट प्लांट में मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ जो मोनोकोट प्लांट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मोनोकोट क्षेत्र में मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी पर्ण बोलीफॉर्म सेल्स उपस्थित होती है। यह सेल्स आकार में बड़ी होती है। जब प्लांट को जल की कमी हो जाती है तो इन सेल्स से जल इंटरसेल्यूलर स्पेस में चला जाता है और यह सेल फ्लैसिड हो जाती है, जिसके कारण मतलब फ्लैसिड से पिचक जाती है, जिसके कारण पर्ण कुंडलित हो जाती है और स्टोमेटा ढक जाते हैं। स्टोमेटा ढक गए तो ट्रांसपीरेशन कंट्रोल हो गया। जब प्लांट्स को जल उपलब्ध हो जाता है तब यह इंटरसेल्यूलर स्पेस से जल पुनः बोलीफॉर्म सेल में स्थानांतरित हो जाता है और यह सेल पुनः टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है, जिसके कारण पर्ण पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाती है। तो ये नीरियम की पर्ण है। इसमें भी सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। अपर एपिडर्मिस पर
जो जो अनेक सारी लेयर पाई जाती है। इसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल पर जो है वो वैक्स की बनी होती है, जो कि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसके नीचे जो होती है वो पेलिसेड टिश्यू पाए जाते हैं, खंभोतक पाए जाते हैं, और इसके नीचे स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें जो जाइलम पाया जा रहा है और इसमें ये फ्लोएम पाया जा रहा है, और इसके चारों तरफ जो पाई जा रही है ये क्या है, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है। इसके नीचे भी पेलिसेड टिश्यू पाए जा रहे हैं और लोअर एपिडर्मिस पाई जा रही है। और लोअर एपिडर्मिस जो होती है वो केवल सिंगल लेयर की होती है, और इसके नीचे भी क्यूटिकल पाई जाती है। इसके साथ ही इसकी विशेषता होती है कि इसमें एयर चैम्बर भी पाए जाते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, बंडल सीट कहते हैं। यह है टीएस ऑफ नीरियम। अब हम देखेंगे टीएस ऑफ कैजुराइना का स्टेम की। तो ये क्या है, इसके उभार हैं, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं इसमें, जैसा कि कैलोट्रोपिस में भी होता है। और स्टील रीजन, ये जो इसका दर्शाया गया है ये इसका स्टील रीजन है, क्योंकि इसमें फ्लोएम तथा जाइलम पाए जा रहे हैं, और ये इसमें अंदर की तरफ होता है जाइलम और बाहर की तरफ होता है फ्लोएम। इसी प्रकार कोर्टेक्स में भी पाए जा रहे हैं, ये अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। तो ये इसमें सनकन स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, हाइपोडर्मिस पाई जा रही है, और इसके साथ ही इनमें चारों तरफ क्यूटिकल भी पाई जाती है। और ये जो कोर्टेक्स में जो पाए जा रहे हैं ये वेस्कुलर बंडल, यह कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। हम इसके मोनोकोट लीफ की टीएस देखेंगे, जिसमें क्रेन जेनाटोमी पाई जा रही है। क्रेन जेनाटोमी किस प्रकार की होती है देखते हैं। इसमें अपर एपिडर्मिस पाई जा रही है, उसके ऊपर क्यूटिकल भी पाई जा रही है, स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, और ये क्या है, इसका मेसोफिल क्षेत्र है। मेसोफिल में क्या पाए जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, जो कि कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, डार्क ग्रीन होते हैं। और इसमें क्या होता है, ग्रेनम जो होता है क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का, वो विकसित होता है, और इसमें पीईपी एंजाइम उपस्थित होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज। और जो इसके जो बंडल शीट में जो पाए जा रहे हैं, ये बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और लाइट कलर के होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो स्टोमा होता है वो विकसित होता है, और इसमें आरबीबी रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। तो ये थी इसकी क्रेन जेनाटोमी। इसमें दो प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, इसके कारण इसे हम क्रेन जेनाटोमी कहते हैं। ये भाग इसका क्या है, जाइलम है, और ये भाग इसका क्या है, फ्लोएम है। अब हम इसके देखते हैं एलोवेरा की लीफ। एलोवेरा की लीफ को जब हम इसके टीएस काटते हैं तो हमें लगभग इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें क्या है, बीच में वाटर स्टोरेज टिश्यू उपस्थित होता है, और ये क्या है, इसका ये जो वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं इसमें ये इस तरह की, और ये एपिडर्मिस है, और ये जो ये लाइन के माध्यम से दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर जो उपस्थित होता है ये होता है पेलिसेड टिश्यू होता है, खंभोतक होता है। इसके बाद क्यूटिकल उपस्थित होती है, जो कि वैक्स की बनी होती है। और ये हेमोफिला की लीफ होती है, जिसमें ये जो लोअर एपिडर्मिस होती है वो इस प्रकार से होती है, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है ये मेसोफिल क्षेत्र होता है, इसमें हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है, और ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस उपस्थित होती है। नेक्स्ट देखेंगे जीरोफाइट्स की लीव्स में मेसोफिल पेलिसेड टिश्यू तथा स्पंज टिश्यू में विभाजित रहती है। पेलिसेड टिश्यू अधिकतर अपर एपिडर्मिस की ओर व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन यदि मस्तलीय परिस्थितियों में वृद्धि हो जाती है तो ये पेलिसेड टिश्यू लोअर एपिडर्मिस की ओर भी विकसित हो जाते हैं, जैसे कि नीरियम में। तो जीरोफाइट्स की लीव्स में अपर एपिडर्मिस कई लेयर मोटी होती है, और इनकी लोअर एपिडर्मिस पर सनकन स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, जिनके चारों तरफ मल्टी सेलुलर हेयर उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है नीरियम। कुछ जीरोफाइट्स की लीव्स में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। यह जाइलम की तरह कार्य करते हैं। जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं जाइलम की तरह कार्य करते हैं। जाइलम क्या कार्य करता है, जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है, खनिज लवणों को पहुँचाने का कार्य करता है। तो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी वही कार्य करेगा। और लीफ के पार्श्व भागों में जल का स्थानांतरण करता है, जैसे कि साइकस में। कुछ जीरोफाइट्स की लीव्स में मेसोफिल में खूंटी नुमा अंतर्गन पाए जाते हैं, जो इनकी अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं, जैसे कि पाइनस में। जीरोफाइट्स में इनकी लाइफ साइकिल के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो जीरोफाइट्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला है ब्रॉड
एस्केपिंग प्लांट, शुष्कता पलायनी पादप। और दूसरा है ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट या फ्लेशी प्लांट। और इसका जो तीसरा प्रकार है वो है जलाभाव सहिष्णु पादप या सूखा प्रतिरोधी पादप या अमांसल पादप। सबसे पहले हम देखेंगे ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स, शुष्कता पलायनी पादप। तो यह ज़ीरोफाइट्स जल की उपस्थिति में ही अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण करते हैं। जब जल की कमी हो जाती है तो ये प्लांट्स सूख जाते हैं, इसलिए इन्हें ड्राउट एस्केपिंग प्लांट कहते हैं। जैसे ही सूखा पड़ा ये एस्केपिंग हो जाते हैं, भाग जाते हैं, सूख जाते हैं। इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल कुछ दिनों तक अथवा कुछ महीनों की होती है। इनके सीड में सीड डोरमेंसी पाई जाती है। सीड की बाह्य सतह पर ग्रोथ इनहिबिटर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये वर्षा ऋतु में ही जर्मिनेट होते हैं, जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में जर्मिनेट नहीं होने देते। वर्षा के समय जल के द्वारा यह ग्रोथ इनहिबिटर जल से घुल जाते हैं, जिसके कारण सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में ही इनमें फ्लावर का निर्माण होता है और वर्षा ऋतु के अंत तक इनमें फर्टिलाइजेशन संपन्न हो जाता है। शीत ऋतु में इनमें बीजों का निर्माण हो जाता है और ये शीत ऋतु के अंत तक सूख जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इनके बीज सस्पेंडेड लाइफ निलंबित जीवन व्यतीत करते हैं और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जर्मिनेट हो जाते हैं। इस प्रकार इन प्लांट को जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। अब जल की कमी का सामना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूख जाते हैं ये और सबसे निलंबित जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीष्म वर्षा ऋतु में इनमें फ्लावर का निर्माण हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और शीत ऋतु में इनमें बीजों का निर्माण आसानी से हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं मोलुगो और एरी मैक्सियाना। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रकार है ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट, जिसे हम फ्लेशी पादप भी कहते हैं, जलाभाव प्रतिरोधी पादप या मांसल पादप भी कहते हैं। तो यह प्लांट्स मांसल प्रकृति के होते हैं। इनमें केवल बाह्य शुष्कता पाई जाती है, ये अंदर से नहीं सूखते, केवल बाहर से सूखते हैं, जबकि आंतरिक भाग में उपस्थित सेल जल से भरी हुई रहती है। इन प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी पेरेन्काइमा सेल्स पाई जाती है। जब इन प्लांट्स को जल की कमी हो जाती है तो इन पेरेन्काइमा सेल्स से पॉलीसेकेराइड तथा पेंटोजन शुगर का निर्माण हो जाता है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ क्रिया करके ऐसे कंपाउंड का निर्माण कर लेती है जो प्रोटोप्लाज्म में घुलकर इसके जल संग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देती है। इस कारण यह सेल अधिक से अधिक मात्रा में जल संग्रहित कर लेती है और प्लांट्स में मांसलता उत्पन्न हो जाती है। यह प्लांट्स बारिश के समय अधिक से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लेते हैं, जबकि वर्षा के अन्य समय यह बिना जल अवशोषण के ही अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। इन प्लांट की लीफ या स्टेम में कोई एक संरचना ही मांसल होती है, या तो लीफ मांसल होगी या फिर स्टेम मांसल होगा। तो इस आधार पर इन प्लांट्स को दो प्रकार में बांटा गया है। तो फ्लेशी स्टेम प्लांट और फ्लेशी लीफ प्लांट दो प्रकार में बांटा गया है। तो हम पहला देखेंगे फ्लेशी स्टेम प्लांट। तो इन ड्रोट रेजिस्टेंट प्लांट का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो फ्लेशी प्रकार का होता है, मांसल होता है। यह स्टेम बड़ा होता है, फ्लेशी होता है तथा ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस संपन्न करता है। ग्रीन कलर आ गया तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा तो फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगा। जबकि इनकी लीफ आकार में छोटी होती है और कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले एपिडर्मिस उपस्थित होती है, जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है, यह स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे अनेक पेरिसाइट टिश्यू व्यवस्थित रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस संपन्न करने का कार्य करते हैं। इसके ठीक नीचे वाटर स्टोरेज टिश्यू उपस्थित होते हैं जो जल संग्रहित करने का कार्य करते हैं। इन प्लांट्स की जड़ें गहराई तक स्थानांतरित होती है और मिट्टी की सतह पर रहकर, मतलब गहराई की तक स्थानांतरित नहीं होती है और मिट्टी की सतह पर रहकर ही वर्षा के जल को संग्रहित करने का कार्य, जैसे ओपनसिया, सोलिनस, सुटेंस। ये कुछ पादप हैं जिनकी जड़ें गहराई तक स्थानांतरित नहीं होती है
दूसरा है फ्लेसी लीफ प्लांट। इन ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट में लीफ फ्लेसी होती है, जबकि इनका स्टेम पतला तथा अमांसल प्रकृति का होता है। लीफ आकार में बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन यह जल संग्रहण का कार्य करती है। लीफ छोटी हो या बड़ी हो, दोनों ही लीफ संग्रहण का कार्य करेगी। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले एपिडर्मिस पाई जाती है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का मोटा आवरण उपस्थित होता है। क्यूटिकल पर वैक्स की मोटी लेयर उपस्थित होती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्लोरेनकाइमा उपस्थित होती है, जो फोटोसिंथेसिस संपन्न करने का कार्य करती है। क्लोरेनकाइमा के ठीक नीचे वाटर स्टोरेज टिश्यू उपस्थित होते हैं, जो संग्रहण कार्य करते हैं। तो ये ओपनसिया का और ये सोलेनम सोर्टेंस का डायग्राम दिखाया गया है। तो ओपनसिया में क्या होता है कि इसकी जो लीफ होती है, ये स्टेम होता है, यह मांसल प्रकृति का होता है, और जो लीफ होती है कांटों के रूप में पाई जाती है। और जो एलोवेरा है, इसमें जो स्टेम होता है ये तो हासिल प्रकृति का होता है, जबकि जो लीफ होती है ये मांसल प्रकृति की होती है। तो ये दोनों ही के डायग्राम्स, इसमें इन दोनों में डिफरेंस समझाया गया है। और इसका जो उदाहरण है वो एलोवेरा तथा ब्राइफिल्लम है। अब इसका तीसरा प्रकार देखेंगे, जलाभाव सहिष्णु पादप या सूखा प्रतिरोधी पादप या अमांसल पादप, जिसे हम ड्राउट एंड्यूरिंग प्लांट्स कहते हैं। इन्हें वास्तविक जीरोफाइट्स कहा जाता है। वास्तविक जीरोफाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है बहुत अधिक गहराई तक होती है, और क्योंकि ये प्लांट्स जल की कमी सहते हुए भी अपनी लाइफ साइकिल को संपन्न कर लेते हैं, इस कारण इन्हें वास्तविक जीरोफाइट्स कहा जाता है। इनकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं कि यह जल की हानि बहुत कम होती है। ये इनमें ट्रांसपिरेशन बहुत अधिक कंट्रोल में होता है, जल की हानि बहुत कम होती है। यह पादप झाड़ी प्रकृति के अथवा छोटे वृक्षीय प्रकृति के होते हैं। इनकी जड़ें अत्यधिक लंबी होती है। यह जड़ें भूमिगत जल स्तर तक स्थानांतरित हो जाती है और यह जल का अवशोषण करती है। जैसे अकेशिया तथा टैमेरिक्स में 30 मीटर तक लंबी हो जाती है। इन प्लांट्स में पाई जाने वाली लीफ आकार में छोटी होती है। कुछ प्लांट्स में यह कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन नियंत्रित हो जाता है। कुछ प्लांट्स जैसे कैलोट्रोपिस में लीफ तथा अन्य संरचनाएं मल्टीसेलुलर हेयर से ढकी रहती है, जिसके कारण ये प्लांट्स अधिक टेम्परेचर में भी सुरक्षित रहते हैं। इन प्लांट्स में सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। बहुवर्षीय वृक्षीय प्रकृति के पादपों में मोटी छाल का निर्माण होता है, जो इन्हें अधिक टेम्परेचर में सुरक्षित रखती है। इन प्लांट्स का रंग ग्रीन नहीं होता है, यह ब्राउन कलर के होते हैं, क्योंकि इनकी संरचनाओं में बाह्य सतह पर में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट आंतरिक सतह में स्थानांतरित हो जाता है। यदि बाह्य सतह पर जो क्लोरोप्लास्ट है उपस्थित होगा तो वह फोटोसिंथेसिस संपन्न करेगा और उसमें जल का भी नुकसान होता है। इस कारण यह बाह्य सतह से आंतरिक सतह में प्रवेश कर जाता है, जिससे यह अत्यधिक टेम्परेचर में भी सुरक्षित बने रहते हैं। तो जीरोफाइट्स की लीव्स, जो पत्तियां होती है, लीफ होती है, जल की कमी होने पर कुंडलित हो जाती है, जिसके कारण स्टोमेटा ढक जाते हैं और ट्रांसपिरेशन में कमी आ जाती है। इन प्लांट्स में लीफ की ऊपरी सतह चमकीली होती है, जिसके कारण यह स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है और पादप सूखने से बच जाता है। जैसे कि नीरियम में जो होती है, इसकी अपर एपिडर्मिस जो होती है बहुत अधिक मतलब मल्टी लेयर होती है एपिडर्मिस, जिसके कारण यह कठोर भी होती है। ये इस प्रकार के प्लांट्स में जल की हानि को रोकने के लिए कई एडेप्टेशन विकसित हो जाते हैं। यह एक नॉर्मल डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें रूट बहुत अधिक गहराई तक जाती है। इसके जो उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे केसिया, कैपेरिस, कैलोट्रोपिस इत्यादि। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में अब इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हेलोफाइट्स को कवर करेंगे। यदि आपने हमारा जो इसका पहला पार्ट है वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसके पहले पार्ट में हाइड्रोफाइट्स को पढ़ाया है तथा इसके जनरल कैरेक्टर्स को भी पढ़ाया है। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और यदि आपको हमारे वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभ पहुंचा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।